हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम बीएड का जो सब्जेक्ट है अधिगम का आकलन या अधिगम के लिए आकलन, इस दोनों पेपर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही तब आगे बढ़िएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये जो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसे जो है छोटा सा मार्जिन पे करके इसे पीडीएफ लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, और वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले जो प्रश्न है मैं वो बता देती हूँ। तो प्रश्न है कि वैधता को परिभाषित कीजिए, परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की विभिन्न विधियाँ बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए घुमा के इस तरह भी पूछ सकता है, अथवा मैं यहाँ पे मैंने लिखा है वैधता से आप क्या समझते हैं, वैधता के निर्धारण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। या फिर अथवा यहाँ पे है कि परीक्षण वैधता से आप क्या समझते हैं, वैधता का निर्धारण कैसे करते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है वैधता और उसके निर्धारण की विधियाँ, ये आप जो है देखेंगे एमजीकेवीपी के 2018 के पेपर में भी और 2022 के पेपर में भी। तो कुछ भी अगर इन तीनों में से किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली कर पाएंगे। और अगर ये पूछता है कि परीक्षण की जो वैधता ज्ञात करने की विभिन्न विधियां हैं, उनमें से किसी एक विधि के बारे में भी बताइए, तब भी आराम से आप कर लेंगे, क्योंकि जो भी विधियां होंगी उसमें से जो भी एक विधि आपको सही लगे आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे वैधता यानी वैलिडिटी। अब वैधता क्या होती है हम पहले समझेंगे, तभी उसके बाद ही हम आगे की चीज़ों पे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें पहले मैंने लिखी हैं पहले मैं उसको पढ़ के बता देती हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगी ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो उपलब्धि का मापन करने के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यक्तियों का चयन करने के लिए अथवा छात्रों की भावी सफलता का अनुमान लगाने के लिए परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। परंतु परीक्षण के इन अनुप्रयोगों के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या प्रयोग में लाए जाने वाला परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। निस्संदेह कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं करते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रयुक्त किया जा रहा है। ऐसे परीक्षणों को अवैध परीक्षण कहते हैं। जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तब ही उसे वैध परीक्षण कहते हैं, तथा परीक्षण की इस विशेषता को वैधता कहते हैं। वैधता किसी भी परीक्षण की एक अत्यंत आवश्यक विशेषता है। अब ये मैंने आपको सभी चीज़ें पढ़ के बता दी, इतने में ही आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, हम कोई भी चीज़ हमको जानना है कि मतलब चुनाव, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लें। अब जैसे अब तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का चलन हो गया है, मतलब अब आपको कहीं पर भी किसी भी जगह एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो वो क्यों है? व्यक्तियों का चयन करने के लिए ना, कि आप सही जगह हैं कि नहीं। इसके अलावा अगर कहीं आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है चयन किया जाता है, इंटरव्यू के माध्यम से या किसी माध्यम से चयन किया जाता है। तो व्यक्तियों का चयन करने के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट तो कर रहे हैं, परीक्षण ही तो कर रहे हैं। तो जो परीक्षण हम करते हैं ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो परीक्षण हम कर रहे हैं क्या वो उन चीज़ों के लिए सही है या नहीं है। जैसे अब किसी चीज़ की उपलब्धि का मापन करने के लिए कि ये चीज़ें जो हमने की हैं ये सही है कि नहीं। अब व्यवसाय के लिए कि ये व्यवसाय सही है या नहीं। व्यक्ति को जब चयन करना हो उसके लिए भी हम परीक्षण यानी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा छात्रों की भावी सफलता का अनुमान लगाने के लिए भी, जैसे विद्यालय में हम टेस्ट लेते हैं तो उससे एक आइडिया लगाते हैं ना कि ये बच्चा आगे जाके बहुत जो है इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करेगा, इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी करेगी, ऐसे हम कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम परीक्षण का प्रयोग करते हैं, यानी हम टेस्ट लेते हैं, यही तो करते हैं। अब जो परीक्षण हमने प्रयोग किया, अब उसको अनुप्रयोग करते समय हमारे माइंड में सबसे बड़ी एक जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे माइंड में होता है वो क्या होता है कि जो परीक्षण हम प्रयोग में ला रहे हैं, जो टेस्ट हम प्रयोग में ला रहे हैं, जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, जिस परीक्षण का उपयोग हम कर रहे हैं, क्या वो परीक्षण जिस उद्देश्य से बनाया गया है क्या उस उद्देश्य की वो पूर्ति कर रहा है। अगर ऐसा हुआ कि हम चलो व्यक्ति का चुनाव करना है, हम परीक्षण कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि जो हमारा
मेन उद्देश्य है उस टेस्ट को लेने का वही पूरा नहीं हो रहा है, वो कहीं और ही जा रहा है। मतलब हम कुछ बना कुछ और रहे हैं, बन कुछ और रहा है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे इसको एग्जाम्पल की बात करें तो आप ऐसे समझो कि हम जो है कोई हमने टेस्ट लिया, जैसे विद्यालय में अपने बच्चों का चलो टेस्ट ले लिया, ये देखने के लिए बच्चों की उपलब्धि क्या है, बच्चे कितना सही सीख पाए या नहीं सीख पाए हैं। अब जो परीक्षण हम ले रहे हैं उससे हमें ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम बच्चे कितना उपलब्धि हासिल कर पा रहे हैं, हम कुछ और ही, उससे हमारा जो रिजल्ट मिला वो कुछ अलग ही थर्ड रिजल्ट मिल गया। हम देखना कुछ और चाह रहे हैं, रिजल्ट हमें कुछ और मिल गया। तो वो हम कहेंगे कि ये जो हमने प्रयोग की, मतलब जो परीक्षण हमने प्रयोग में लाया वो परीक्षण सही नहीं था। अब हम देखना चाहते हैं कि जो बच्चा है वो कितना सफल हो पा रहा है, कितना सीख पा रहा है। अब उसमें हम ये कहते हैं कि हम एक आर्ट का चलो दे दें कि बच्चों चलो आप एक जानवर बनाओ। अब हम मतलब कोई भी आप जानवर बनाने के लिए एक टेस्ट दे दिया गया कला का। अब उससे हमें ये नापना है कि बच्चे की उपलब्धि क्षमता कितनी है या बच्चे की सीखने की क्षमता कितनी है। क्या कला से वो चीज़ें निकल के आ पाएंगी? कला एक अलग फील्ड है, आर्ट एक अलग फील्ड है। हमें जब ये जानना है कि बच्चा चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से सीख पा रहा है, सब्जेक्ट वगैरह को सब कुछ, तो उसके लिए हम कला को दे के वो चीज़ें नहीं जान पाएंगे। तो जो परीक्षण हम प्रयोग करते हैं वो परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो उस उद्देश्य की पूर्ति करे। तो निसंदेह कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने जो जिन उद्देश्य से उन्हें बनाया गया है कि वो ये उद्देश्य फुलफिल करेंगे, वो परीक्षण हमें ये उद्देश्य को पूरा करवाएगा जिस उद्देश्य के लिए हमने उसे बनाया है। लेकिन अगर वो उस उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं करता है तो हम कहेंगे कि वो परीक्षण जो है वो असफल रह गया। अब इसका चलो अभी लेटेस्ट चल रहा है हमारा चंद्रयान 3 मिशन, हम उसी को कोरिलेट करते हुए चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। हमारा चंद्रयान 2 का जो मेन उद्देश्य था कि उसे चांद की सतह पे लैंड करना था, और हमने जो परीक्षण किया हमने उसको भेजा, हमने चंद्रयान 2 को भेजा चांद पर। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य था कि लैंडर को चंद्रमा के सतह पर जाना है, रोवर को फिर वहाँ की चीज़ों की, मिट्टी के, खनिजों के, सब कुछ के बारे में जो है डाटा कलेक्ट करना है। अब लेकिन हमारा चंद्रयान 2 मिशन दुर्भाग्यवश फेल हो गया कुछ ही डिस्टेंस से, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन वो परीक्षण पूरी तरह से असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर में जो मतलब ऑर्बिट में हमारा ऑर्बिटर अभी भी है और वही कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 में सपोर्ट भी कर रहा है। हम पूरी तरह से असफल नहीं हुए, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य था वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाया। तो हम वो कहेंगे कि वो परीक्षण हमारा कैसा रहा, वो परीक्षण हमारा असफल रहा, क्योंकि जो मेन उद्देश्य था वो पूरा वो नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाया। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मतलब उसको हम अवैध नहीं कहेंगे, यहाँ पे मैंने केवल समझाया है कि वो हमारा असफल हो गया। लेकिन अगर हम ये जनरल जो इस चीज़ के लिए जिसमें अभी हम बता रहे हैं, उपलब्धि मापन या फिर बच्चों की सीखने की क्षमता, व्यवसाय या व्यक्तियों के चयन आदि, इन सब चीज़ों के लिए अगर हम कुछ ऐसा परीक्षण करते हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता तो वो अवैध परीक्षण कहा जाएगा। जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, ठीक है, तब ही उसे हम क्या कहेंगे, वैध परीक्षण। तथा परीक्षण की इस विशेषता को क्या कहा जाएगा, वैधता। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो वैधता क्या है, परीक्षण की एक अत्यंत आवश्यक विशेषता है, क्योंकि यही हमें बताता है कि जो परीक्षण हम कर रहे हैं वो कैसा है, वो सही है, वैध है या अवैध है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ परिभाषाएं भी देखेंगे। तो क्रोनबेन के अनुसार है कि वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। फ्रीमैन के अनुसार वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा में परीक्षण उस लक्ष्य को मापता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। गुलिकसन के अनुसार वैधता किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। तो ये 3 परिभाषाएं मैंने लिखी हैं, आपको जो सही लगे आप वो कर लीजिएगा। तो आई होप कि वैधता वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे एक चीज़ और आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि हम कुछ ये जैसे चोरी करना वगैरह कुछ, तो हम कहते हैं ये वैध काम नहीं है, ये अवैध है। चोरी करना, झूठ बोलना, डाका डालना, ठीक है, तो ये सब अवैध काम के अंतर्गत आते हैं। तो अवैध का मतलब क्या, अवैध का मतलब गलत
यानी ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो गलत है। तो टेस्ट वगैरह परीक्षण वगैरह में भी सेम वही है कि अगर जो हमारा मेन उद्देश्य है, अगर उसको वो टेस्ट पूरा नहीं करता तो वो अवैध हो जाएगा, अगर वो उस उद्देश्य को पूरा करता है तो वो वैध हो जाएगा। मतलब वैध मतलब कि वो सही है, अब वो चीज़ें सही हो रही हैं, उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं है, ये चीज़ें आप हर इंसान कर सकता है, तो वो वैसा वैध का मतलब हम यही तो कहते हैं, हाँ ये काम वैध है, आप इसको करिए, ठीक है। अवैध काम को मत करिए, गलत काम को मत करिए। तो आई होप कि इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि अतः स्पष्ट है कि यदि कोई परीक्षण उन गुणों अथवा योग्यताओं का मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण किया गया है, तो परीक्षण के इस गुण को परीक्षण की वैधता कहते हैं। यानी कोई अगर टेस्ट या यानी परीक्षण अगर उन गुणों या योग्यताओं का मापन कर रहा है जिसके लिए हमने उसे बनाया है, तो वो क्या होगा, वो वैध होगा, और ये जो परीक्षण का गुण है वो वैधता कहलाता है, ठीक है। अब हमारा वैधता क्या है ये तो समझ में आ गया। अब परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की विधियां देखते हैं। तो किसी परीक्षण की वैधता निर्धारण के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ 5 विधियों को मेंशन करा है इसमें, तो जो भी आपको सही लगे आप कर लीजिएगा, अपने समय सीमा के अकॉर्डिंग करिएगा, मतलब जो भी आपका शब्द सीमा और समय सीमा आती है पेपर में उसके हिसाब से आप लोग करिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे पहला विधि जो है वो है निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि में लिखेंगे आप लोग, सबसे पहले मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ फिर समझाते हैं, बहुत आसान विधि है ये। तो परीक्षण वैधता का आंकलन निरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। आभासी या रूप वैधता और आंतरिक वैधता के आकलन में यह एक उपयोगी विधि है। इस विधि में परीक्षणकर्ता परीक्षण के पदों का सूक्ष्मता से अवलोकन करके यह निश्चित करता है कि परीक्षण का एक पद परीक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं। परीक्षण निर्माणकर्ता इस प्रकार के परीक्षण के प्रत्येक पद का सूक्ष्मता से अवलोकन करके ही परीक्षण की वैधता का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार की वैधता का मूल्यांकन केवल विशेषज्ञों द्वारा ही शुद्धता से करना संभव है। इसकी सहायता से सभी प्रकार की वैधता का निर्धारण संभव नहीं है। पहली बात तो अब ये निरीक्षण विधि, निरीक्षण का मतलब क्या करते हैं हम लोग, निरीक्षण का मतलब क्या होता है, जैसे एक तरह से अवलोकन करना, यानी आप देखो तो कोई सीनियर पर्सन जो है विद्यार्थियों का अवलोकन करता है ना, तो निरीक्षण करता है ये जानने के लिए कि वो कितना सही कर रहा है कितना गलत कर रहा है, तो यही तो होता है। तो निरीक्षण इस यहाँ पर भी उसका तात्पर्य वही है। तो जो परीक्षण वैधता आकलन निरीक्षण विधि द्वारा हम करते हैं। अब क्या है कि जो वैधता है उसके कुछ प्रकार होते हैं, तो ये सभी प्रकारों का तो नहीं करता, मतलब इसकी सहायता से निरीक्षण विधि की सहायता से हम सभी प्रकार की वैधता का निर्धारण तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो आभासी या रूप वैधता है और आंतरिक वैधता है उसके आकलन में जो है ये विधि जो है बहुत उपयोगी होती है। अब इस विधि में देखिए क्या होता है कि जो परीक्षण करता है यानी जो टेस्ट लेने वाला है वो परीक्षण के पदों का सूक्ष्मता से अवलोकन करता है, और मतलब इसका ये तात्पर्य है जैसे कि अब जो टेस्ट होता है उसमें बहुत सारे स्टेप होते होंगे ना, बहुत सारे पद होते होंगे, वो जो परीक्षण करने वाला है वो क्या करता है प्रत्येक पद का, ऐसा नहीं कि बस ओवरऑल परीक्षण का उसने कर लिया, अगर टेस्ट हम ले रहे हैं उसमें कई सारे स्टेप आते हैं, तो वो हर स्टेप यानी हर पद का जो है सूक्ष्मता से अवलोकन करता है और यह निश्चित करता है कि जो परीक्षण का वो पद है वो परीक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं है। अगर परीक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप है तब तो वो उस पद को रहने देता है, और अगर नहीं है तो वो उस पद को हटा देता है। परीक्षण निर्माणकर्ता जो है इस प्रकार से परीक्षण के प्रत्येक पद का क्या करता है सूक्ष्मता से अवलोकन करके ही परीक्षण की वैधता का मूल्यांकन करता है कि हाँ अब ये परीक्षण वैध है या वैध नहीं है। तो ओवरऑल इसमें जो करने मतलब अवलोकन करने का काम है वो परीक्षणकर्ता करता है, और यानी परीक्षण लेने वाला करता है, और इसमें प्रत्येक पद का सूक्ष्मता से अवलोकन करके ही परीक्षण की वैधता का मूल्यांकन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो परीक्षण करता होगा वो क्या होगा, ऐसा नहीं कि किसी को भी आप परीक्षण करता बना देंगे, जो परीक्षण करता होगा वो विशेषज्ञ होगा, मतलब जो इसमें जो परीक्षण की वैधता का मूल्यांकन है वो हम केवल विशेषज्ञों द्वारा ही करवाएं, तभी वो हम कह सकते हैं कि वो जो रिजल्ट आएगा वो शुद्ध होगा। तो किसी से भी आप ना करवा के जो है इस परीक्षणकर्ता के तौर पे आप किसी विशेषज्ञ को रखिए, ताकि जो है परीक्षण की वैधता का मूल्यांकन शुद्ध रूप से हो पाए। तो ये था हमारा निरीक्षण विधि। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं हो, मतलब ओवरऑल बस यही है कि निरीक्षण में आपको अवलोकन करना है, जो भी आपके मतलब परीक्षण के जो पद हैं जो स्टेप हैं
प्रत्येक पद का, प्रत्येक स्टेप का जो है सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि वो जो उस परीक्षण में वो पद है वो परीक्षण के उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। उसके बाद फिर प्रत्येक पद का सूक्ष्मता से अवलोकन करके ही हम परीक्षण की वैधता का मूल्यांकन करते हैं कि हाँ अब ये परीक्षण सही है या नहीं है, परीक्षण जो है वो वैध है या नहीं है। ओवरऑल इसमें यही किया जाता है। बस इस यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि ये जो मूल्यांकन हम करते हैं, वैधता का मूल्यांकन, अगर हम किसी विशेषज्ञ से कराएंगे तो वो ज़्यादा शुद्ध होगा और सफल होगा। अब बात करते हैं विशेषज्ञ पुनरावलोकन की। तो इस विधि का प्रयोग अनेक प्रकार की वैधता के निर्धारण या आंकलन में किया जाता है। इस विधि द्वारा वैधता का निर्धारण करने में परीक्षण निर्माणकर्ता जो परीक्षण तैयार करता है उस परीक्षण की तैयारी के समय जो वह परीक्षण के पद बनाता है, इस परीक्षण पदों को वह विशेषज्ञों के पास पुनरावलोकन के लिए देता है। विशेषज्ञ यह निश्चित करते हैं कि परीक्षण के पद परीक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं। विशेषज्ञ परीक्षण पद के संबंध में अपना निर्णय देते हैं। अब इसके नाम में आप देखो, विशेषज्ञ पुनरावलोकन, यानी अवलोकन जो करना है वो पुनः करना है, यानी फिर से अवलोकन करना है। और ये अवलोकन कौन कर रहा है? विशेषज्ञ कर रहा है। तो इसके नाम में ही इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं फिट है। अब जैसे कहा कि अब इस विधि का जो प्रयोग है हम अनेक प्रकार की वैधता के निर्धारण में करते हैं, आकलन में करते हैं। अब इस विधि द्वारा क्या होता है कि जो वैधता निर्धारण करने में जो परीक्षण निर्माण करता है, जो परीक्षण तैयार करता है, ठीक है, क्योंकि परीक्षण निर्माणकर्ता का मतलब क्या है? जो परीक्षण तैयार करने वाला, निर्माण करने वाला है। तो जो परीक्षण तैयार करता है वो क्या करता है कि उस परीक्षण की तैयारी के समय वो जो भी स्टेप बनाता है, जैसे पहले वाले में यही था ना कि वो कई सारे स्टेप जो होते थे वो परीक्षण करता फिर सभी स्टेपों का अवलोकन करता था कि वो सही है या नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जो परीक्षण निर्माण करता है, जो परीक्षण को तैयार कर रहा है, वो उस तैयारी के समय परीक्षण के पद बनाता है कि हाँ ये पूरा टेस्ट इस स्टेप से होके गुजरेगा। तो जो परीक्षण के पद बनता है इन परीक्षण पदों को अब विशेषज्ञों के पास पुनरावलोकन के लिए देता है कि जो उसने पद बनाए वो पद सही है या नहीं है। यानी जो मूल्यांकन, जो परीक्षण के पद उसने तैयार किए हैं वो पद सही है या नहीं, इसके अवलोकन के लिए, यानी पुनः अवलोकन के लिए वह उसे विशेषज्ञों के लिए देता है कि आप लोग फिर से इसे चेक करिए कि ये सही है या नहीं है। अब परीक्षण विशेषज्ञ फिर यह निश्चित करते हैं, अब यानी जो विशेषज्ञ के पास गया है वो सारे पद परीक्षण के, फिर वो विशेषज्ञ क्या करते हैं, वो सुनिश्चित करते हैं कि हाँ परीक्षण के जो पद हैं वो परीक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उसे हम जो है रहने देते हैं, अगर नहीं करते तो उसे हम जो है रिमूव कर देते हैं या वो स्टेप हम हटा देते हैं। तो परीक्षण के प्रत्येक पद के संबंध में अब निर्णय लेने का काम जो है वो विशेषज्ञ करता है कि हाँ आप इस परीक्षण को अब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें केवल यही है, यानी पहले वाले में केवल परीक्षणकर्ता जो है प्रत्येक स्टेप के बारे में अवलोकन करता था और वही सुनिश्चित करता था कि हाँ ये सही या नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि परीक्षण निर्माणकर्ता कोई और है, वो परीक्षण के पदों को निर्धारित करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो चाहता है कि ये सुनिश्चित हो कि हाँ जिस उद्देश्य हमने ये टेस्ट यानी जो परीक्षण हमने तैयार किया है, जो परीक्षण के पद हमने तैयार किए हैं वो उन उद्देश्यों को पूरा करेगा कि नहीं। इसके लिए वो ये सुनिश्चित करने के लिए अपने उस परीक्षण के पदों को किसी विशेषज्ञ के लिए मतलब विशेषज्ञ के पास पुनरावलोकन के लिए देता है। फिर वो जो पुनरावलोकन के लिए गया है विशेषज्ञों के पास, वो परीक्षण के पद वो विशेषज्ञ ही उसको फिर सुनिश्चित करते हैं, यानी फिर से अवलोकन करके ये बताते हैं कि हाँ अब ये परीक्षण के पद सही है या नहीं है, उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे या नहीं करेंगे, वो सब कुछ वो आपके विशेषज्ञ ही निर्धारित करते हैं और वही फिर इस संबंध में अपना डिसीजन देते हैं। तो इसके नाम में ही इसका अर्थ है विशेषज्ञ पुनरावलोकन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है सरल सहसंबंध विधि। तो अभी तक केवल थ्योरी, मतलब कहने के थ्योरी था पूरे दोनों विधि में, अब थोड़ा सा आपको इसमें सूत्र वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो यह विधि वैधता गुणांक आकलन करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। वैधता आंकलन की यह विधि वैज्ञानिक मानी जाती है। इसमें परीक्षार्थी द्वारा परीक्षण पर प्राप्त किए गए प्राप्तांकों तथा कसौटी पर प्राप्त किए गए प्राप्तांकों के मध्य सहसंबंध गुणांक का आकलन किया जाता है। मतलब अब क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब सूत्र
के द्वारा इस चीज़ को बताया जाता है। तो ये वैज्ञानिक विधि के रूप में हम इसे जान सकते हैं, क्योंकि अभी तक केवल निरीक्षण, अवलोकन वगैरह सब कुछ था, तो उससे एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि हाँ ये कितना वैध है या नहीं है। लेकिन अब जब इसकी बात करते हैं तो ये जो है एक वैज्ञानिक विधि माना जाता है वैधता आकलन की, और ये सर्वाधिक प्रचलित विधि भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो परीक्षण हुआ, तो परीक्षण के द्वारा परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त जो अंक प्राप्त होते हैं या फिर जो भी प्राप्तांक होता है, उस परीक्षण पर प्राप्त किए गए प्राप्तांकों तथा कसौटी पर जो प्राप्त किए गए प्राप्तांक हैं उनके मध्य में सहसंबंध गुणांक का आकलन किया जाता है। और यह सहसंबंध गुणांक की गणना करने में प्रायः प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो सहसंबंध गुणांक का आकलन हम करते हैं, तो ये सहसंबंध गुणांक की गणना हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए प्रायः जो है प्रोडक्ट मोमेंट विधि का जो है प्रयोग हम करते हैं। अब वैसे तो प्रोडक्ट मोमेंट की अनेक विधियां हैं, यहाँ पर केवल वास्तविक मध्यमान विधि और कल्पित मध्यमान विधि के सूत्र दर्शाए जा रहे हैं। तो अगर आपको केवल एक ही विधि दर्शानी है तो आप कल्पित मध्यमान का दर्शाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे दोनों ही ठीक है, दोनों ही आप कर सकते हैं। तो वास्तविक मध्यमान विधि का जो सूत्र है वो कुछ इस तरह है, R = समेशन एक्स वाई अपॉन में √ समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन वाई स्क्वायर। और यहाँ पर R क्या हो जाएगा, सहसंबंध गुणांक, और एक्स वाई क्या है, वास्तविक मध्यमान से विचलन है, ठीक है। और समेशन एक्स वाई क्या हो जाएगा, विचलन एक्स और विचलन वाई का गुणनफल का योग। समेशन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मध्यमान से एक्स प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग। और समेशन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, मध्यमान से वाई प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों का योग। तो ये आपके वास्तविक मध्यमान विधि का सूत्र है। कल्पित मध्यमान विधि का सूत्र देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका R = n समेशन एफ एक्स वाई माइनस समेशन एफ एक्स मल्टीप्लाई समेशन एफ वाई अपॉन में हो जाएगा √ एक ब्रैकेट में हो जाएगा n समेशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा n समेशन एफ वाई स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, सहसंबंध गुणांक, N क्या हो जाएगा, न्यायादर्श के सदस्यों की संख्या, मतलब समूह के सदस्यों की संख्या, ठीक है, दोनों चीज़ हो जाएगा, समूह के सदस्यों की संख्या या फिर न्यायादर्श के सदस्यों की संख्या। समेशन का मतलब होता है योग, F का मतलब है यहाँ पे चर की आवृत्ति, X क्या है, प्रथम चर यानी X के कल्पित मध्यमान से विचलन, और Y क्या है, द्वितीय चर y के कल्पित मध्यमान से विचलन। तो ये आपके कल्पित मध्यमान विधि का भी सूत्र हो गया। तो ये आपकी हो गई थर्ड विधि। चलिए फोर्थ विधि पे चलते हैं। फोर्थ विधि हमारी है द्विपांकित सहसंबंध विधि। तो जब किसी विशेषता का मापन दो वर्गों जैसे समायोजित, असमायोजित, सफल, असफल, पसंद, नापसंद, संतोषजनक, असंतोषजनक एवं उच्च वर्ग, निम्न वर्ग आदि में करना हो, तब वैधता गुणांक ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र निम्नांकित है। मतलब अगर जब हमें किसी विशेषता का मापन दो वर्गों में करना है, दो वर्गों का मतलब कि वो कितना सफल है, कितना असफल है, कितना वो पसंद है, कितना वो नापसंद है, कितना ये संतोषजनक है, कितना ये असंतोषजनक है, कितना ये समायोजित है, कितना ये असमायोजित है, ये कितना उच्च वर्ग का है, कितना निम्न वर्ग का है। मतलब जब विशेषता का मापन दो वर्गों में हो रहा है तब उसके लिए वैधता गुणांक ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, यानी द्विपांकित सहसंबंध विधि का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो सहसंबंध गुणांक वैधता गुणांक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो आपका है RBIS, यानी जो RBIS क्या है, द्विपांकित सहसंबंध गुणांक का सिंबल है। इसके इक्वल टू क्या है, MP - MQ अपॉन में सिग्मा 1 मल्टीप्लाई PQ अपॉन में Y। तो MP एंड MQ क्या है, क्रमशः प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के प्राप्तांकों का मध्यमान। P एंड Q क्या है, क्रमशः प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के व्यक्तियों का समानुपात। Y क्या है, सामान्य संभावना वक्र की भुजा की ऊंचाई जो P और Q को दो भागों में विभाजित करती है। और सिग्मा 1 क्या है, संपूर्ण समूह यानी दोनों वर्गों का मानक विचलन। तो इस सूत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई चौथी विधि। बात करते हैं पांचवी विधि की, जो कि है बिंदु द्विश्रेणिक सहसंबंध विधि। तो कभी कभी किसी विशेषता का मापन दो वर्गों यथा समायोजित, असमायोजित, सफल, असफल आदि के प्राप्तांकों का वास्तविक द्विभाजन संभव नहीं होता है। उस स्थिति में दो वर्गों में भेद केवल एक सूक्ष्म बिंदु के आधार पर किया जाता है और ऐसे विभाजन को वास्तविक विभाजन मानकर निम्नांकित सूत्र द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है।
अब देखो, अभी ऊपर वाले में क्या था, जब किसी विशेषता का मापन 2 वर्गों में होता था तो उसके लिए हम ऊपर वाली विधि का उपयोग करते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी विशेषता का मापन 2 वर्गों, जैसे ऊपर था ना समायोजित, असमायोजित, सफल, असफल, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आदि के प्राप्तांकों का वास्तविक विभाजन जब संभव नहीं हो पाता है तो तब हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम 2 वर्गों में अगर भेद करना है तो उसके लिए हम केवल एक सूक्ष्म बिंदु के आधार पर हम करते हैं उसका भेद, और ऐसे विभाजन को हम वास्तविक विभाजन मानकर फिर निम्नांकित सूत्र द्वारा जो है हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। और जो यह सहसंबंध गुणांक है उस परीक्षण का वैधता गुणांक होता है, और इसका जो फार्मूला है वो है RBIS = MP - MQ अपॉन में सिग्मा 1 गुणे ब्रैकेट में यानी अंडर रूट हो जाएगा PQ, ठीक है। PQ मल्टीप्लिकेशन में PQ है। अब यहाँ पर जो RBIS है वो है सहसंबंध गुणांक यानी वैधता गुणांक। P क्या है, प्रथम वर्ग के व्यक्तियों का समानुपात। Q क्या है, द्वितीय वर्ग के व्यक्तियों का समानुपात। सिग्मा 1 क्या है, संपूर्ण समूह का मानक विचलन। MP क्या है, प्रथम वर्ग का मध्यमान। MQ क्या है, द्वितीय वर्ग का मध्यमान। तो ये टोटल 5 विधियाँ थी। आप ऐसा नहीं कि आपको 5 विधि करनी है, आप 2-3 विधि भी करेंगे, क्योंकि शब्द सीमा के हिसाब से ही आपको लिखना है। लेकिन पता होना चाहिए, किसी को कोई विधि ईजी लग सकती है, किसी को कोई विधि ईजी लग सकती है, तो आपको जो विधि सही लगे आप उसको करिएगा। लेकिन जो थर्ड विधि है उसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलित विधि है और एक वैज्ञानिक विधि के रूप में भी जानी जाती है, तो वो विधि ज़रूर करिएगा। कोई भी अगर किसी को भी करना है तो उसको मत छोड़िएगा। बाकी में आपको जो बेटर लगे आप उसको कर लीजिएगा। अगर आप सब कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए, तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।